वेलकम टू ईडू टेम्पल क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे मौर्य काल से जुड़े हुए क्वेश्चन। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों को अपने संदेश पत्थर की सतहों पर खुदवाए थे? अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम, बिंदुसार या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अशोक इतिहास के ज्ञात महानतम शासकों में से एक थे और उनके निर्देशों पर शिलालेखों को खंभों पर और साथ ही चट्टानों की सतहों पर अंकित किया गया था। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय इतिहास में आटविक राज्य के रूप में किसे संदर्भित किया गया था? दक्षिण भारतीय साम्राज्य, गणतंत्रवादी राज्य, वन साम्राज्य या फिर मुगल साम्राज्य? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वन साम्राज्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। आटविक राज्य जंगल में रहने वाले आदिवासी लोगों को संदर्भित करता है। महाजनपदों के युग के दौरान झारखंड राज्य मगध और अंग का एक हिस्सा था। मौर्य काल में इस क्षेत्र पर कई राज्यों का शासन था, जिन्हें सामूहिक रूप से आटविक यानी वन राज्यों के रूप में जाना जाता था। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन अशोक के अभिलेखों को समझने वाला पहला विद्वान था? अलेक्जेंडर कनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जेम्स टेलर या फिर बी गॉर्डन चाइल्ड? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स प्रिंसेप। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जेम्स प्रिंसेप अशोक के शिलालेखों को 1837 ईस्वी में समझने वाले पहले विद्वान थे। अशोक के अभिलेखों की अधिकांश बोलियां प्राकृतिक भाषा में ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपियों का उपयोग करके लिखी गई थी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1877 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था? सीडी सरकार, एम एस वत्स, अलेक्जेंडर कनिंघम या फिर कॉलिन मैकेंजी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंघम। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अलेक्जेंडर कनिंघम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संस्थापक थे। इन्होंने 1877 ईस्वी में अशोकन शिलालेखों का एक सेट प्रकाशित किया था। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिए। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन। डैश साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? कुषाण, मौर्य, चोल या फिर राष्ट्रकूट? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मौर्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कटक शोधन का शाब्दिक अर्थ है कांटों को हटाना और प्राचीन भारत में आपराधिक न्याय के संदर्भ में इसका इस्तेमाल किया जाता था। कैलिये ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उन मामलों का भी उल्लेख किया है जो कटक शोधन के अधीन है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह को नेतृत्व किया और उखाड़ फेंका? शिशुनाग, कुषाण, हर्यक या फिर नंद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नंद। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। वह मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे और उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर सबसे बड़ा साम्राज्यों में से एक का निर्माण किया। बढ़ते हैं आगे,
देखेंगे अगला क्वेश्चन। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ, दशरथ, बिंदुसार या फिर देववर्मन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बृहद्रथ। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। पुष्यमित्र शुंग शुंग साम्राज्य के संस्थापक के प्रथम राजा, जो इससे पूर्व मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा बृहद्रथ के सेनापति थे, ने 185 ईस्वी पूर्व में अपने राजा बृहद्रथ की हत्या कर नए शुंग साम्राज्य की स्थापना की थी। पढ़ते हैं आगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के नियुक्त किए गए धार्मिक अधिकारी क्या कहलाते थे? धम्म महामत, धम्माधिराज, धम्माधिकारी या फिर धम्माध्यक्ष? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धम्म महामत। बढ़ते आगे, देखेंगे व्याख्या। अशोक का धम्म एक प्रकार का नैतिक नियम था। इसके प्रचार प्रसार हेतु अशोक ने धार्मिक अधिकारी धम्म महामत की नियुक्ति की। ये धर्माधिकारी धर्म का प्रचार प्रसार करने के साथ जनता की आवाज राजा तक पहुंचाते थे। बढ़ते हैं आगे। तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम था कलिंग, कौशाम्बी, कामरूप या फिर खानदेश? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कलिंग। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कलिंग भारत का प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र था, जिसे महानदी और गोदावरी नदियों के बीच के पूर्वी तटीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता था। वर्तमान में ओडिशा तट को उत्कल तट के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। मेगास्थनीज एक यूनानी इतिहासकार ने ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में डैश के शासनकाल में भारत का दौरा किया था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सिकंदर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मेगास्थनीज एक प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु, चीनी विद्वान व राजदूत था, जो बौद्ध साहित्य के अध्ययन हेतु 4वीं शताब्दी में भारत के महान मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के राज दरबार में उपस्थित हुआ था। इसने तत्कालिक राज्य व्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक व संस्कृति व्यवस्थाओं का विशद वर्णन अपनी पुस्तक इंडिका में किया है। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी बची हुई बराबर गुफाएं निम्नलिखित में से किस काल की है? मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, चोल वंश या फिर चेरा वंश? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य साम्राज्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बराबर गुफाएं भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं हैं। इनमें से ज्यादातर गुफाओं का संबंध मौर्य काल से है। ये गुफाएं भारत के बिहार राज्य के गया जिले में अवस्थित है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किसकी जानकारी अशोक के शिलालेख से मिलती है? जीवन वृत्त, आंतरिक नीति, विदेश नीति या फिर सभी विकल्प सही है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प सही है। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अशोक के शिलालेखों में जीवन वृत्त, आंतरिक नीति और विदेश नीति सहित कई जानकारी मिलती है। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख के प्रचलन की शुरुआत अशोक ने ही की थी। अशोक के शिलालेखों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। 1 में शिलालेख, 2 में स्तंभ लेख और 3 में गुहा लेख।
बढ़ते हैं आगे। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसे इंगित करता है? कानून, क्रांति, प्रगति या फिर धर्म? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रगति। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सारनाथ स्तंभ का चक्र प्रगति को दर्शाता है। सारनाथ स्तंभ का चक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक था। इस स्तंभ के चक्र में कुल 24 तिल्ली है, जो 24 घंटे सदैव चर्यवर्ती प्रगति को इंगित करता है। जूनागढ़ शिलालेख निम्न में से किस भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है? प्राकृत, पाली, खरोष्टी या फिर संस्कृत? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जूनागढ़ शिलालेख संस्कृत भाषा का पहला शिलालेख माना जाता है। इसमें शक शासक रुद्रदामन द्वारा दूरदर्शन झील की मरम्मत आदि के दिलचस्प विवरण है। बढ़ते हैं आगे। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या फिर राजा कनक के? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त मौर्य के। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। वे कौटिल्य के नाम से भी विख्यात थे। वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य भी थे। उन्होंने नंद वंश का नाश करके चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाया और स्वयं चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री भी बने। अर्थशास्त्र की रचना चाणक्य या कौटिल्य या विष्णुगुप्त द्वारा की गई थी। बढ़ते हैं आगे। मौर्य काल में निम्न में से किस विषय पर सिर्फ का ही अधिकार था? भूमि, खान, चारागाह या फिर वाणिज्य? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, खान। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मौर्य काल में खान उद्योग पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण था। राज्यों ने इसकी निगरानी के लिए एकाराध्यक्ष नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। यह खान विभाग का अध्यक्ष हुआ करता था। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख किया गया है? कलिंग, धौली, भारबू या फिर जौगर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारबू। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भारबू शिलालेख में अशोक ने बौद्ध ग्रंथों में विश्वास प्रकट किया है एवं इसी में अशोक के धम्म का भी उल्लेख है। भारबू शिलालेख पाली भाषा में लिखा गया था। इसकी खोज कैप्टन वाट ने 1837 ईस्वी में विराटनगर से कुछ दूर स्थित भानु गांव में की थी। वाट ने इसकी खुदाई करवाकर कोलकाता ले गया तथा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी के भवन में स्थापित करवाया। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व धम्म में वर्णित नहीं था? माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य, पैतृक भाव या फिर संघ के प्रति आस्था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघ के प्रति आस्था। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अशोक के छठे स्तंभ लेख से ज्ञात होता है कि राज्य अभिषेक के 12वें वर्ष के उपरांत उसने धम्म लिपि उत्कीर्ण करवाने का कार्य प्रारंभ किया। अशोक के धम्म में माता पिता का आज्ञा पालन, दान पुण्य तथा पैतृक भाव आदि वर्णित है। अशोक के धम्म के अनुसार सभी धर्मों का
समान आदर तथा जीवों पर दया करना बताया गया है। बढ़ते हैं आगे। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक कौन थे? महासेन, कश्यप, तीस या फिर विजय बाहु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 30। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सम्राट अशोक के समकालीन श्रीलंका के शासक तीस थे। तीस के निमंत्रण पर ही बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए मौर्य सम्राट अशोक ने अपने पुत्र राजकुमार महेंद्र तथा अपनी पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। तीस ने ही अनुराधापुर की स्थापना की तथा यहाँ पवित्र बोधि वृक्ष लगवाया था। यह भी अपने नाम के आगे देव नाम प्रिय जोड़ता था। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा वंश सबसे प्राचीन है? मौर्य, गुप्त, कुषाण या फिर कण्व। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। उपरोक्त वंशों में से सबसे पुराना वंश मौर्य वंश है। उपयुक्त वंशों का सही क्रम व व्यवस्थित क्रम है मौर्य वंश, कण्व वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा चंद्रगुप्त मौर्य, गौतम बुद्ध या फिर भगवान महावीर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्य राजा अशोक। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। मौर्य सम्राट अशोक ने स्वयं को अपने अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी कहा है। इसका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। इसके शिलालेख इतिहास लेखन के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। दक्षिण भारत में प्राप्त मास्की एवं गुर्जरा अभिलेखों में उसका नाम अशोक तथा पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था? रावी नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी या फिर हिंदू कुश पर्वत तक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, हिंदू कुश पर्वत तक। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य उत्तर पश्चिम में ईरान, फारस से लेकर पूर्व में बंगाल तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक, मैसूर तक फैला हुआ था। अतः उपयुक्त विकल्पों में डी सही है। बढ़ते हैं आगे। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन, केंद्रीयकृत एकाधिपत्य, प्राचार्य स्वेच्छाचारी शासन या फिर निर्देशित लोकतंत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन था। राजतंत्र का उद्देश्य निरंकुश कल्याणकारी राज्य स्थापित करना था। बढ़ते हैं आगे। आर्यभट्ट और बारहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या फिर पाल वंश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। प्राचीन भारत में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित था। इसके दरबार में 9 रत्न रहा करते थे, जिनमें से बारहमिहिर एक है। आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, जबकि बारहमिहिर तर्कशास्त्री और एक खगोलज्ञ थे। बढ़ते हैं आगे। कलिंग युद्ध
किस वर्ष हुआ था? 260 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 126 ईसा पूर्व या फिर 232 ईसा पूर्व? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 261 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अशोक के 13वें शिलालेख से ज्ञात होता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध लड़ा था। इस युद्ध में हुए भारी नरसंहार से अशोक ने युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति अर्थात धर्म नीति को अपनाया। उस समय संभवतः कलिंग पर नंद वंश का राजा राज कर रहा था। बढ़ते हैं आगे। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना में आया? तीसरी बौद्ध संगीति, कलिंग युद्ध, उसने बौद्ध धर्म को अपनाया या फिर सिलोन को उसका मिशनरी भेजना? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलिंग युद्ध। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अशोक की प्रशासनिक नीति में परिवर्तन कलिंग युद्ध के बाद आया। अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद वहां हुए नरसंहार से प्रभावित होकर युद्ध नीति को त्याग कर धम्म नीति को अपनाया। वह संत जिसने अशोक को बौद्ध के प्रति प्रभावित किया, विष्णुगुप्त, उपगुप्त, ब्रह्मगुप्त या फिर बृहद्रथ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उपगुप्त। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध नीति का त्याग करके धर्म या धम्म नीति को अंगीकृत किया। अशोक ने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और उसे बौद्ध धर्म में दीक्षित बौद्धिक विद्वान भिक्षु उपगुप्त ने किया था। बढ़ते हैं आगे। सेल्यूकस निकेटर को किसने हराया था? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर बृहद्रथ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सिकंदर की मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। इसकी मृत्यु के बाद साम्राज्य का बंटवारा हो गया तथा पूर्वी भाग उसके सेनापति सेल्यूकस निकेटर के कब्जे में था। 305 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, लेकिन दोनों के मध्य संधि हो गई तथा वैवाहिक संबंध स्थापित हुए। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करा दिया। बिंदुसार ने अशोक को किस विद्रोह को समाप्त करने के लिए भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन या फिर तौसली? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तक्षशिला। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। बौद्ध धर्म ग्रंथ दिव्यदान से पता चलता है कि बिंदुसार की समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को तथा दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन मौर्य वंश से संबंधित नहीं है? अजातशत्रु, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर इनमें से कोई नहीं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अजातशत्रु। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अजातशत्रु मौर्य वंश का नहीं बल्कि हर्यक वंश से संबंधित है। इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके सत्ता हासिल की थी, इसलिए इसे पितृहंता भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चारुलता, गौतमी या फिर कारुबाकी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कारुबाकी। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सम्राट अशोक अपनी पत्नी कारुबाकी से बहुत प्रभावित था।
यह अशोक की दूसरी पत्नी तथा राजकुमार तीवर की माता थी। यह एक मछुआरे की पुत्री थी। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुबाकी का उल्लेख मिलता है। बढ़ते हैं आगे। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? सातवाहन, शुंग, नंद या फिर कन्नब? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धरथ की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में करके मगध पर शुंग वंश की नींव रखी। इस वंश का अंतिम शासक देवभूति था। बढ़ते हैं आगे। अशोक ने समूचे भारत और सिलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस माध्यम से किया? त्रिरत्नों को शिक्षा देकर, धर्म महापात्रों को भेजकर, युद्ध करके या फिर बौद्ध भिक्षु बनकर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धर्म महापात्रों को भेजकर। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धम्म महापात्रों की नियुक्ति की, जिनका मुख्य कार्य जनता में धर्म का प्रचार करना तथा कल्याणकारी कार्य करना था। बढ़ते हैं आगे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, लुम्बिनी या फिर गया? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पाटलिपुत्र। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं व्याख्या। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। पाटलिपुत्र को हर्यक वंश के शासक उदयन ने बसाया था। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था? बिंबिसार, अशोक, बिंदुसार या फिर विष्णुगुप्त? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। चंद्रगुप्त मौर्य ने जीवन के अंतिम चरण में अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन त्याग करके जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला मैसूर जाकर 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा शरीर त्यागा था। बिंदुसार को अमित घात के नाम से भी जाना जाता है। इसके शासन काल में डायमेकस तथा डायनोसिस दो विदेशी राजदूत भारत आए। बढ़ते हैं आगे। मौर्य काल के दौरान स्थानिक कौन था? जिला प्रशासक, प्रांतीय प्रशासक, ग्राम प्रशासक या फिर नगर प्रशासक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिला प्रशासक। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। जिले का प्रशासनिक अधिकारी शासक स्थानिक था, जो समाहर्ता के अधीन था। स्थानिक के अधीन गोप होते थे, जिसके अधिकार क्षेत्र में 10 गांव होते थे। बढ़ते हैं आगे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? 340 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व, 189 ईसा पूर्व या फिर 99 ईसा पूर्व? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 340 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 340 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था। इन्होंने मगध पर 24 वर्षों तक शासन किया। ग्रीक और लैटिन लेखों में चंद्रगुप्त को क्रमशः सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम विलियम जोन्स ने ही सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य से की है। बढ़ते हैं आगे। बिंबिसार किस वंश का शासक था? हर्यक, मौर्य, शुंग या फिर नंद? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्यक वंश। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या।
बिंबिसार हर्यक वंश का शासक था। इसको ही मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। घटोत्कच 290 ईसा पूर्व से 305 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? गुप्त वंश, कण्व वंश, शुंग वंश या फिर मौर्य वंश? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था। उसका उत्तराधिकारी व पुत्र घटोत्कच था, परंतु गुप्त वंशावली में सबसे पहला शासक चंद्रगुप्त प्रथम मिलता है। बढ़ते हैं आगे। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क, अशोक, हर्ष या फिर फाहियान? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। सिल्क मार्ग को भारतीयों के लिए आरंभ कराने का श्रेय कुषाण वंश के शासक कनिष्क को जाता है। मध्य एशिया से गुजरने वाला व्यापारिक मार्ग जो चीन को रोमन साम्राज्य के पश्चिमी प्रांत से जोड़ता था। बढ़ते हैं आगे। किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा रखी? सातवाहन, मौर्य, गुप्त या फिर चोल? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सातवाहन। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ करने वाले सातवाहन शासक थे, किंतु उन्होंने अधिकतर भूमि दान बौद्ध भिक्षुओं को दिया था। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुख ने की थी। सातवाहन वंश की आंध्र जातीय तथा आंध्र भ्रतीय कहा गया है। इस वंश का महान शासक गौतमी पुत्र सतकर्णी था। इसे वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। श्री सतकर्णीय इस वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। सातवाहनों की राजधानी गोदावरी के तट पर स्थित प्रतिष्ठान थी। बढ़ते हैं आगे। भारतीय नाटक में यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन इनमें से किसके द्वारा शुरू किया गया? शको, यवनों, यूनानियों या फिर कुषाणों? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानियों द्वारा। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भारतीय नाटकों में यवनिका और पर्दा प्रथा का प्रचलन सर्वप्रथम यूनानियों ने करवाया था। बढ़ते हैं आगे। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क, विक्रमादित्य, समुद्रगुप्त या फिर अशोक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कनिष्क। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। शक संवत का प्रारंभ कुषाण शासक कनिष्क ने अपने सिंहासन आरोहण के वर्ष अर्थात 78 ईस्वी में प्रारंभ कराया था। यह संवत आज भी भारत सरकार के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? कंबन, बाणभट्ट, अश्वघोष, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट या फिर कालिदास, कंबन, वसुमित्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे तथा बौद्धों में महायान शाखा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है। अश्वघोष व वसुमित्र ने चतुर्थ बौद्ध संगीति का अध्यक्षता की थी। कनिष्क के दरबार में ही चरक जैसे चिकित्सक विद्यमान थे।
बढ़ते हैं आगे। द्वितीय अशोक किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, कनिष्क या फिर हर्षवर्धन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कनिष्क को कुशल प्रशासनिक व्यवस्था व कला के मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण करने के कारण इतिहासकार कुषाण शासक कनिष्क को द्वितीय अशोक कहते हैं। बढ़ते हैं आगे। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाया? कुषाण, यूनान, शक या फिर पार्सियन? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यूनान। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। भारत में सोने के सिक्के सबसे पहले यूनानियों ने प्रारंभ कराए, लेकिन बड़ी मात्रा में वह शुद्ध सोने के सिक्के के प्रचलन करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है, लेकिन सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्त काल से प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं आगे। कनिष्क की राजधानी थी फिरोजपुर, बनारस, इलाहाबाद या फिर सारनाथ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोजपुर। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कनिष्क की प्रथम राजधानी पेशावर यानी फिरोजपुर एवं दूसरी राजधानी मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर को जीतकर वहां कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। बढ़ते हैं आगे। महान कुषाण शासक जिसने बौद्ध धर्म को अपनाया था? कुजाला, भीम, कनिष्क या फिर कनफ्यूशियस? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कनिष्क ने बौद्ध धर्म का मुक्त हृदय से संपोषण एवं संरक्षण किया था। इसके समय में कश्मीर के कुंडल वन एवं वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति हुई। इस संगीति ने बौद्ध ग्रंथों के ऊपर टीकाएं लिखी जो विभाषास्त्र कहलाती है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का अभय युद्ध और प्रचार कनिष्क के समय में हुआ। बढ़ते हैं आगे। किसके शासनकाल के दौरान गांधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुकी थी? हर्ष, अशोक, कनिष्क या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। गांधार कला को कनिष्क ने बहुत संरक्षण दिया और कनिष्क के काल में गांधार कला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। भगवान बुद्ध की बहुत सी प्रतिमाएं हमें गांधार कला शैली से प्राप्त होती है। कुषाण शासक गांधार व मथुरा दोनों शैली के संरक्षण थे। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा शासक कुषाण वंश से संबंधित था? विक्रमादित्य, दंती दुर्ग, कडफिसेस प्रथम या फिर पुष्यमित्र? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कडफिसेस प्रथम। बढ़ते हैं आगे, देखेंगे व्याख्या। कुषाण युची कबीलों से संबंधित था। कुषाणों का पहला राजवंश कडफिसेस कहलाता था। कुजुल कडफिसेस प्रथम कुषाण वंश का शासक था। इसके पुत्र भीम कडफिसेस द्वितीय ने ही बड़ी संख्या में सोने के सिक्के चलवाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।